Hello friends, I am Harshpreet Kaur Dhiman and today I am going to teach you the chapter number 9 of class 11th history and the chapter's name is The Industrial Revolution. अब हम इस चैप्टर में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर कैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, कैसे उसकी इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई. तो जो टर्म है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो जो है एक पीरियड को शो करता है फ्रॉम 1780s to 1850s, जिसके अंदर बहुत सी प्रोडक्शन की गई थी. देयर वाज मैसिव प्रोडक्शन और नई तरीके की मशीनरी थी और टेक्नोलॉजी थी. इस टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में जो है स्टीम का यूज किया जाने लगा एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल. ठीक है, फ्यूल की तरह जो है यूज करना शुरू कर दिया स्टीम को. मतलब ये जो भाप होती है, पानी को जब बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ऊपर जो है एक तरह से बहुत गर्म हवा क्रिएट हो जाती है. वो गर्म हवा के अंदर बहुत सी एनर्जी है जो कि काफी मशीन्स को चलाने में काम आती है. अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड है वो इंग्लिश में सबसे पहली बार आर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा यूज किया गया था. ठीक है, इन्होंने ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके ऊपर जो है बात की है कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर फ्रॉम 1760 टू 1820, देखो इसमें से 20 कम कर दो और इसमें से 30 कम कर दो, इस टाइम पीरियड के बारे में बताया है कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 1760 टू 1820, ये टाइम पीरियड एक किंग का है जिनका नाम है जॉर्ज थर्ड. ठीक है, अब ये जो आर्नोल्ड टॉयनबी हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर्स दिया करते थे और इनके ये लेक्चर्स जो हैं वो एक बुक की फॉर्म में जो है पब्लिश कर दिए गए, जिस बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. अब देखो ये जो ब्रिटेन के अंदर जितनी भी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इसकी प्रॉब्लम्स भी थी, लोगों को बहुत ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अब सबसे पहली बात, ब्रिटेन ही क्यों? ठीक है, जो जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था वो लोग ही इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो गए, इसके रीजन अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्टली जो फर्स्ट कंट्री है हमारी पूरे वर्ल्ड में से जिसमें ये मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो थी ब्रिटेन कंट्री. अब देखो ब्रिटेन कंट्री है क्या एक्चुअल में, ये जो है तीन एक पार्ट्स का सम है. ब्रिटेन जो कंट्री है उसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं. एक है स्कॉटलैंड, ठीक है, ये पर्पल वाला स्कॉटलैंड, दिस पिंक रीजन इंग्लैंड, देन दिस येलो रीजन इज वेल्स. इन तीनों को आप जब जोड़ देते हैं तो ब्रिटेन बन जाता है. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटेन था हमारा, इसके अंदर जो है मोनार्की थी उस टाइम पर. ठीक है, मोनार्की का क्या मतलब है, राजा और रानी का रूल था इन तीनों एरियाज के ऊपर. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कई कंट्रीज में जैसे होता था कि जो लोकल अथॉरिटीज होती थी वो सामान के ऊपर टैक्स लगाती रहती थी. मतलब कि इसके अंदर जो एक छोटी सी सिटी है उसके अंदर अलग सी अथॉरिटी है, उसने अपने अकॉर्डिंगली जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए चीजों के ऊपर जो है टैक्स लगाया. पर अब क्योंकि मोनार्की है तीनों एरियाज के ऊपर, इसकी वजह से जो है हमारी लोकल अथॉरिटीज नहीं है, इसकी वजह से कोई टैक्स नहीं है और इसकी वजह से जो प्राइस है वो भी इंक्रीज नहीं होता था. मतलब प्राइस जो है वो नॉर्मल रहता था. उसके बाद अब देखो 17th सेंचुरी के एंड के अंदर, देखो 17th सेंचुरी क्या है, 1601 टू 1700, मतलब ये जो एंड का पीरियड है ना, इसके अंदर मनी नाम की चीज आ गई थी. मतलब कि अब लोग जो है गुड्स का यूज नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को गुड्स नहीं दे रहे थे कि भाई यू गिव मी राइस आई विल गिव यू वीट, ऐसा नहीं था. ठीक है, तो अब मनी जो है वो आ गई थी एंड 17th सेंचुरी के अंदर इस ब्रिटेन के अंदर. ठीक है, और इनकम जो है वो सैलरी और वेजेस के रूप में मिलनी शुरू हो गई थी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पैसा जो है वो किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हैं. उनकी जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हो रही थी और जो मार्केट में जितनी भी वैरायटी है वो भी इंक्रीज हो रही थी. इसकी वजह से जो मार्केट है वहां की एक्सपैंड कर गई. ठीक है,
तीसरा रीजन क्यों ब्रिटेन के अंदर ऐसा हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड में, कल्टीवेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था। जो प्रोड्यूस था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, 18th सेंचुरी क्या होता है ये लिखा है। अब देखो, जो मान लो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो ये बड़े लैंडलॉर्ड्स की, मान लो ये ज़मीन थी किसी बड़े लैंडलॉर्ड की, इसने क्या करना शुरू कर दिया 18th सेंचुरी के अंदर, ये जो छोटे छोटे फार्म्स जो दूसरे हमारे फार्मर्स के थे ये खरीदने शुरू कर दिए और अपने फार्म के अंदर मिलाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन मतलब चेंज बहुत बड़ा। अब क्या हुआ, अब ये जो स्मॉल फार्मर्स थे जो छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है कल्टीवेशन कर रहे थे, अब वो क्या करें, क्वेश्चन आ गया व्हाट दे हैव टू डू। उन्हें क्या करना पड़ा, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें जाना पड़ा और वहां पे जॉब्स ढूंढनी पड़ी कि हम इंडस्ट्री में काम कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि यहाँ के प्राइस नॉर्मल रहते थे, मार्केट एक्सपैंड कर रही थी और लोग जो है, लेबर जो है वो आनी शुरू हो गई थी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से। ये जो ब्रिटेन है इसमें बैंक्स डेवलप हो गए थे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। देखो अब अगला टॉपिक है टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। ये जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है, मैंने इसे सब डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले टाउन्स की बात करें, ब्रिटेन की जो टाउन्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब देखो, जो 18th सेंचुरी था ना, उसके अंदर जो यूरोपियन टाउन्स थी ना वो दो टाइप से ग्रो कर रही थी। एक था उनका एरिया इंक्रीज कर रहा था, दूसरी उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी ना, फ्रॉम अब 18th सेंचुरी के बीच में से हम 1750 टू 1800 का अगर टाइम पीरियड लें और देखें कि जितनी 19 सिटीज की जितनी इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन, ठीक है, जिनकी डबल हो गई थी एक तरह से पॉपुलेशन, 19 सिटीज पूरे यूरोप में से, उनमें से 11 सिटीज जो थी वो ब्रिटेन की थी। जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है इसका क्या मतलब होता है कि जो वहां पे फूड अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो अब मतलब कि 11 सिटीज जो है वो ब्रिटेन की थी और टोटल कितनी थी यूरोप की, दैट वाज 19 सिटीज। ठीक है, अब देखो ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट है लंदन। अब एक बार मैप में देखते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इंग्लैंड के अंदर, दिस इज लंदन। मैंने बताया कि ये जो हमारा ब्रिटेन है इसके अंदर बैंक जो हैं वो बहुत ज्यादा होने लग गए थे। अब क्या हुआ कि ये जो आपको एम्स्टरडैम दिख रहा है ना, फ्रांस से ऊपर वाली नेदरलैंड कंट्री होती है, उसके अंदर एम्स्टरडैम नाम की एक सिटी है। अब क्या हुआ कि ये एम्स्टरडैम जो है पहले लोन देने के लिए सबसे बड़ा मतलब मास्टर था, सबसे बड़ी सिटी थी जहां पे लोन्स जो हैं वो दिए जाते थे पूरे वर्ल्ड को। अब इससे बड़ा एक सिटी आ गई, दैट वाज लंदन। ठीक है, लंदन जो है उसने एम्स्टरडैम को रिप्लेस कर दिया था। अगला पॉइंट है ट्रायंगुलर ट्रेड। ठीक है, ट्रायंगुलर ट्रेड। अब देखो, ये जो हमारा ब्रिटेन है या फिर यू कैन से इंग्लैंड इसका पोर्शन है, वेस्ट इंडीज है, ये सारे आइलैंड्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज हैं। उसके बाद जो हमारी अफ्रीका है, इन तीनों के बीच में ट्रेड होता था। ये देखो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल बन रहा है इनके बीच में, तो इसे ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते थे। और अब जब ट्रेड होता था तो ये जो लंदन जो हमारी सिटी है वो इसका सेंटर होता था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी इस ट्रेड रूट के अंदर कौन थी, हमारा लंदन था। उसके बाद देखो पोर्ट्स जो हैं, पहले हमने पढ़ा था कि ये जो फ्रांस और इटली है, देखो ये ब्राउन पार्ट इज इटली एंड दिस पिंक पार्ट इज फ्रांस। ये दोनों जो है इनकी पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है। पर अब क्या हुआ, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होने लग गई, दैट वाज ब्रिटेन। और ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है आपको, एम्स्टरडैम था जिस कंट्री के अंदर, वो है हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड जो है वो प्रोविंस है नेदरलैंड के अंदर। एक्चुअल में ये जो पिंक पॉइंट है, यू कैन सी दिस पिंक पॉइंट जो है, सॉरी येलो पॉइंट है, ये नेदरलैंड है कंट्री। इसके अंदर एक प्रोविंस जो है वो हॉलैंड है। तो अब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रांस एंड इटली से, इंपॉर्टेंस जो है वो हॉलैंड और ब्रिटेन की हो गई।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स विद शेल्टर्ड बेस। मतलब ये जो हमारा ब्रिटेन था इसकी इंडेंटेड कोस्ट लाइन थी। इंडेंटेड का मतलब होता है जिगजैग। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी जिगजैग कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मीन्स जैसे ये हमारा सी है उसके साथ ये जो लैंड की जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा जिगजैग थी। इसकी वजह से क्या होता है, जो शिप है वो वाटर के थ्रू जो है लैंड के अंदर आ सकती है। इसकी वजह से जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। उसके बाद है शेल्टर्ड बेस। शेल्टर्ड बेस का क्या मतलब है, एक ऐसा एरिया जो कि विंड और जो वेव्स हैं उनसे ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो काफी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसकी वजह से वहां का ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद अगर आप देख सकते हो ये जो हमारा ब्रिटेन है इसके अंदर बहुत सी रिवर्स थी और जो रिवर्स थी वो ऐसे सी के साथ कनेक्टेड थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रिवर्स जितना भी कार्गो लेके आती थी, कार्गो मतलब जितना भी माल लेके आती थी वो सी के थ्रू जो है, जो शिप्स हैं इस सी के अंदर जाने वाली शिप्स हैं उन्हें कोस्टर्स बोला जाता था। इन कोस्टर्स के अंदर ये कार्गो जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता था और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ रहा था। अब अगर हम बात करें ये जो कोस्टर्स हैं इन 1800 सीई के अंदर क्या हुआ, 1 लाख सेलर्स जो है काम कर रहे थे इन कोस्टर्स पर, मतलब इन शिप्स पर जो है 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस मीन्स पैसे के बारे में। पैसे, जब हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तब मेन फोकस आता है बैंक्स के ऊपर। अब जो ब्रिटेन के अंदर बैंक थे उनका सबसे बड़ा सेंटर जो है, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ब्रिटेन, वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इन 1694। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन 1784 इसके जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर जो है 100 बैंक थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें कुछ टाइम, इन 1820s के अंदर जो है ये 100 से 600 हो गए। ठीक है, मतलब कितना बड़ा इंक्रीज आया है कि बैंक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बैंक, अगर हम बैंक के बारे में बात करते हैं तब हम बात करते हैं लोन्स, कि लोग जो है लोन ले सकते हैं और अपना काम, अपनी बड़ी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सकता है। अब हम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एटसेट्रा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोल एंड आयरन जो टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे आयरन जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई। अब सबसे पहले समझिए ये बात कि जो हमारा ब्रिटेन है उसके अंदर बहुत सा आयरन, कॉपर एंड टिन, ये तीनों मेटल्स हैं, ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, अब क्या होता था, ये जो आयरन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्मेल्टिंग क्या होता है। जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, हीट करते हैं किसी मेटल को, तो क्या होगा कि वो जो है एक तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वो मेटल। अब लिक्विड फॉर्म में जब आ जाता है तब जो है उसके आगे प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, अब हीट किससे करें, पहले क्या होता था, चारकोल से हीट किया जाता था। चारकोल क्या है, जो टिम्बर लकड़ी होती है, टिम्बर जो लकड़ी होती है उसे जला के हाफ बर्न्ट वे में जो है उसे चारकोल बोलते हैं, मतलब आधी जलाई हुई टिम्बर चारकोल होती है। पर अब इस चारकोल के कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि ये हाई टेम्परेचर जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। इसकी वजह से जो आयरन है, हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनता था, जो आयरन बनती थी, वो पुअर क्वालिटी की होती थी। अब क्योंकि चारकोल के लिए हमें टिम्बर की जरूरत है, टिम्बर जो है वो वुड है, वुड जो है वो फॉरेस्ट में होती है, इसलिए फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म होने शुरू हो गए थे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कई प्रॉब्लम्स आती थी। चारकोल जो है वो काफी ब्रिटल है, मतलब वीक सा होता है, इसकी वजह से उसे ट्रांसपोर्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती थी। अब आगे के आयरन इंडस्ट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट आई, जो चारकोल था इतना अच्छा नहीं था, अब क्या आया जो कि चारकोल को उसने रिप्लेस कर दिया, अब हम वो पढ़ेंगे। अब एक
आयरन मास्टर्स थे, एक आयरन मास्टर्स की फैमिली थी जिसे बोलते हैं डार्बीज ऑफ श्रॉपशायर। ठीक है, ये जो डार्बीज थे इनके 3 जनरेशन्स को बोलते हैं अब्राहम डार्बी, जिसके अंदर एक ग्रैंडफादर आते हैं, फादर आते हैं और सन आते हैं। इन तीनों डार्बीज ने बहुत से एफर्ट्स करे और इन्होंने जो है आयरन इंडस्ट्री को एक तरह से बिल्कुल चेंज कर दिया। इन अब्राहम डार्बी ने, इस फैमिली ने, 3 जनरेशन्स ने बहुत से एफर्ट्स करे। सबसे पहले चलते हैं इन 1709। 1709 के अंदर जो ये फर्स्ट अब्राहम डार्बी हैं, मतलब जो ये ग्रैंडफादर हैं, उन्हें बोलेंगे फर्स्ट अब्राहम डार्बी। तीनों को अब्राहम डार्बी बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट, इन्हें सेकंड, इन्हें थर्ड बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट अब्राहम डार्बी ने क्या किया, क्योंकि हम पहले जो है चारकोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझते हैं कि जो आयरन है वो बिल्कुल प्योर हमारी जमीन में से नहीं निकलता, वो जो है काफी इम्प्योरिटीज के साथ होता है। तो उस इम्प्योरिटीज प्लस आयरन को बोलते हैं ओर। ओर को जब हम गर्म करेंगे, तपाएंगे, उसे स्मेल्ट करेंगे। ठीक है, उसे जब हम स्मेल्ट करेंगे तब क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। किसके अंदर स्मेल्ट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे ब्लास्ट फर्नेसेस होती हैं, इन्हें जो है हीट देते हैं हम। अब हीट पहले चारकोल से दे रहे थे, अब हम कोक से देते हैं। इन्होंने एक ऐसी फर्स्ट अब्राहम डार्बी ने एक ऐसी ब्लास्ट फर्नेस बनाई जिसके अंदर चारकोल की जगह कोक यूज की जा रही है। कोक जो है एक फॉर्म है कोल की। ठीक है, कोल की एक फॉर्म है कोक। अब क्या हुआ, ये जो कोक है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देती थी हमारे आयरन को, जिसकी वजह से अब जो है हमारी आयरन जो है वो बिल्कुल उसमें से प्योर आयरन और इम्प्योरिटीज को जो है अलग किया जा सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी वो। इसकी वजह से जो है फाइन आयरन जो है वो आनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द फर्स्ट अब्राहम डार्बी। उसके बाद दूसरे डार्बी ने क्या किया, उन्होंने जो है व्रॉट आयरन बनाई। ठीक है, व्रॉट आयरन, ये जो फाइन आयरन है इसे पिग आयरन भी बोलते हैं। अब ये जो पिग आयरन थी ना, ये थोड़ी कमजोर थी एज कंपेयर टू दिस व्रॉट आयरन। इन्होंने व्रॉट आयरन बनाई थी सेकंड डार्बी ने। अब कोई और पर्सन बीच में आए, सिर्फ डार्बीज ही सब कुछ नहीं करेंगे। अब आए हेनरी कॉट। हेनरी कॉट ने क्या किया, पडलिंग फर्नेस बनाई। मतलब कि एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो मेल्टेड आयरन है जो उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जा सके। एक नई टाइप की पडलिंग फर्नेस बनाई इन्होंने। उसके बाद देखो, फर्नेस जो है, फर्नेस का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आग चल रही हो, एक ऐसी मशीन। उसके बाद इन्होंने रोलिंग मिल भी बनाई। इन्होंने 2 चीजें बनाई। रोलिंग मिल का क्या मतलब है कि एक ऐसी मशीन जिसमें से जो आयरन आप डालोगे तो वो जो है बार्स की टाइप में जो है आ जाएगी, शीट्स के फॉर्म में जो है रोल होती हुई जो है आ जाएगी। उसके बाद आए जॉन विल्किंसन। ओके, जॉन विल्किंसन आए। वो उन्होंने क्या किया, इन 1770s के अंदर सबसे पहली बार चेयर्स बना दी। ठीक है, आयरन की चेयर्स बना दी और कुछ टैंक्स बनाए। ठीक है, जिन्हें वैट्स बोला गया आपके चैप्टर के अंदर। उसके बाद तीसरे डार्बी ने क्या किया, उन्होंने 1779 के अंदर सबसे पहला आयरन का ब्रिज बनाया। यू कैन सी दिस पिक्चर। ठीक है, उन्होंने आयरन ब्रिज बनाया। अब क्या होता गया, ऐसी सारी डेवलपमेंट्स की वजह से जो ब्रिटेन का आयरन था वो बिल्कुल चीपेस्ट हो गया पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, और 1848 के अंदर क्या हुआ, जितनी आयरन अकेला ब्रिटेन प्रोड्यूस कर रहा था वो जो है फिर भी ज्यादा था एज कंपेयर टू जितनी आयरन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब ब्रिटेन को छोड़ के जितना पूरी कंट्रीज जितना आयरन प्रोड्यूस कर रही थी वो कम था किससे, जितना आयरन ब्रिटेन प्रोड्यूस कर रहा था।